Hello students, today we will start chapter 16 light class 8 science। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग लाइट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस, मतलब जो हमारे सेंसेस होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स आपने पढ़ रखे हैं, उससे जो है हम पूरे वर्ल्ड के बारे में जो है जानकारी लेते हैं। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस, और जो सेंस ऑफ साइट मतलब जो हम जिससे देखते हैं वो हमारा सेंस में जो है बहुत सेंसेस में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक पार्ट है। Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, peoples and so many other things around us। मतलब कह रहे हैं कि through its, इन सेंसेस के द्वारा जो हम हैं बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, प्लांट्स, चेयर और पीपल्स। इन सभी चीज़ों को हम अपने जो है साइट वाला जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है उसके द्वारा जो है आसानी से इसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। वी आल्सो सी क्लाउड्स, हम क्लाउड्स को भी देख सकते हैं, रेनबो को, एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, जो स्काई में जो बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं उनको भी इसी के द्वारा देख सकते हैं। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार, और जो रात में जो हम लोग हैं मून को देख सकते हैं, स्टार्स को देखते हैं। और यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड sentences printed on this page, how is seeing made possible। और ये जो अभी हम आपको वीडियो बना रहे हैं तो इसमें जो भी वर्ड्स हैं, जो भी सेंटेंस हैं, उसको आप जो है किस तरह से देखना पॉसिबल हो रहा है, आप उसको किस तरह से देख सकते हैं, इन सभी के बारे में अभी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आता है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, मतलब किस चीज़ों को द्वारा ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे 16.1 में, हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट, मतलब जो है अलग बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट को हैं, ये क्या कह रहा है कि हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उनको किस तरह से देख सकते हैं। यू मे से दैट आइज़ सी द ऑब्जेक्ट, तो आपका आंसर आएगा कि हम इन सभी चीज़ों को अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, लेकिन आपके पास आइज़ तो रहती हैं, लेकिन क्या उन्हीं ऑब्जेक्ट को जिनको आप सन राइज के समय, डे के समय जो है आसानी से देख सकते हैं, या फिर कोई लाइट जल रही होती है रात में तभी देख सकते हैं, अगर वो डार्क होता है उस समय हम इन सभी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। इट मीन्स दैट आइज़ एलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, इसका तो मतलब यही हुआ कि डार्क में हमारे पास आइज़ तो रहती हैं लेकिन हम उन ऑब्जेक्ट को फिर नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खाली आइज़ जो हैं देखने के लिए जो हैं पूरी नहीं होती हैं। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर आवर आइज़, मतलब जब लाइट हमारी आइज़ में इंटर होती है, दैट वी सी द ऑब्जेक्ट, तभी जो है हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। द लाइट में हैव इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, अब ये जो लाइट है या तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है इमिटेड हो रही है या फिर उससे रिफ्लेक्ट होती है, तभी हम ऑब्जेक्ट्स को जो है देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। यू लर्नड इन क्लास 7th दैट ए पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज मिरर, जैसा कि हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो एक पॉलिश्ड सरफेस, मतलब जो पॉलिश सरफेस या फिर शाइनी सरफेस है वो एक मिरर की तरह एक्ट करती है। ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, अब मिरर क्या करता है कि जो इसकी जो डायरेक्शन है, जो लाइट इसमें फॉल हो रही है उसको ये चेंज कर देता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, कह रहे क्या आप बता सकते हैं कि जो लाइट इसमें फॉल हो रही है वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी। लेट अस फाइंड आउट, कह रहा है अब इसको हम लोग देखेंगे कि जो लाइट उसमें पड़ती है मिरर में वो किस तरह से जो है किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो इसके लिए जो है अभी हम लोग यहाँ पे जो है 16.2 में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस कुछ होते हैं उसको देखेंगे। एक्टिविटी 16.1, फिक्स ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल, किसी टेबल या फिर ड्राइंग बोर्ड में एक जो है वाइट शीट पेपर की जो है वो हमको बिछा देनी है, फिक्स कर देनी है। टेक ए
कॉम्ब। अब हमको क्या करना है, एक कॉम्ब लेना है एंड इट्स ऑल ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। अब इसकी जितने भी, अब कॉम्ब जैसा आपने देखा होगा उसमें बीच बीच में जो है गैप्स होते हैं, लाइनिंग होती हैं, तो उन सभी लाइनिंग्स को, उन सभी गैप्स को हमें जो है बंद कर देना है। केवल बीच में जो है एक ओपनिंग उसमें छोड़ के रखनी है। यू कैन यूज़ ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, और इस कॉम्ब की ओपनिंग को बंद करने के लिए आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। अब इस तरह से जब उसकी जो हम सारे गैप्स को ब्लैक पेपर से बंद कर देंगे तो उस कॉम्ब को जो हमने टेबल पे या फिर जो हमने ड्राइंग शीट पे जो पेपर बिछाया है उस पे जो है उसको परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल खड़ा करके रखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है कॉम्ब है, इस कॉम्ब को यहाँ सब जगह से जो है वाइट पेपर लगा दिया, केवल ये मिडिल में आप देख रहे हैं इसकी ओपनिंग को खुला छोड़ा गया है। अब इस कॉम्ब को जो है ये हमारी जो है यहाँ पे वाइट शीट जो है बिछी हुई है इस जगह पे, और इस कॉम्ब को जो है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से खड़ा करके रखा जाएगा। अब आगे देखेंगे, होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। अब उस शीट के पेपर के ऊपर कॉम्ब को बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा करके रखना है। थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड। अब एक साइड से क्या करना है, टॉर्च से जो है उसमें क्या करनी है कि लाइट डालनी है उसके एक साइड से, उसके जो कॉम्ब के बीच में जो गैप है उससे लाइट डालनी है। विथ स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम्ब यू विल सी ए रे लाइट अलोंग द पेपर ऑन द अदर साइड। और ऐसा जब हम करते हैं तो कॉम्ब के जो बीच में गैप है उससे एक लाइट रे निकलती है और पेपर की जो है दूसरी साइड में हमको दिखाई देती है। कीप द कॉम्ब एंड द टॉर्च स्टडी। अब ऐसा जब हम पूरा सेटअप कर लेंगे तो हमारा जो कॉम्ब है और जो टॉर्च है उसको बिल्कुल स्टडी मतलब कुछ भी हिलाए डुलाएंगे नहीं और बिल्कुल सीधा रखेंगे। प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन पेपर इन द पाथ ऑफ ए लाइट रेज। अब जहाँ पे लाइट रेज जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी जगह पर, उसी प्लेस पर हमको एक क्या करना है, प्लेन मिरर जो है रखना है। पाथ ऑफ द लाइट रेज, जहाँ पे लाइट रेज जिस जगह जा रही है, जैसा कि फिगर में हमको 16.1 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। तो हम इस वाले डायग्राम को भी हमने आपको दिखाया था, फिर से दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे एक टेबल में ये वाली जो देख रहे हैं आप वाइट कलर की सीट बिछाई हुई है, इस कॉम्ब में यहाँ पे ब्लैक पेपर लगा दिया है और इसके बीच में एक ओपनिंग खोल के रखी है और इस ओपनिंग से पीछे से जो है टॉर्च से यहाँ से रोशनी डाली जा रही है। तो इससे जो एक लाइट की रेज निकल रही है, ये जो रेज निकलेगी ये वाली रेज जो है इधर जाएगी और इसी जगह पे हमको यहाँ पे ये जो हमने है प्लेन मिरर को एडजस्ट करके रख दिया है। अब आगे देखते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रेज ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। अब जब ये हमारी जो रेज है जो उस मिरर से टकराएगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। द लाइट रेज विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रेज। तो ऐसी रेज, ऐसी लाइट की रेज जो कि किसी सरफेस से टकराती है जाके, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। द रेज दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस, और ऐसी रेज जो टकराने के बाद जो है उस सरफेस से वापस आती है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। तो ये हमारी इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज की डेफिनेशन भी हो गई। तो इंसिडेंट की क्या डेफिनेशन हो गई, यहाँ से हम देखेंगे। द रेज विच स्ट्राइक एनी सरफेस, मतलब एक ऐसी रेज जो किसी सरफेस से स्ट्राइक होती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। अब अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो देखेंगे द रेज दैट कम, यहाँ से देखेंगे द रेज दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये जो है हमारी रिफ्लेक्टेड रेज की डेफिनेशन हो गई। तो अब इसको हम जो है अपने इसी डायग्राम में देखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो रे है जो कि इससे मिरर से जाके टकरा रही है, तो ये वाली रेज हमारी इंसिडेंट रे हुई और इससे टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। और तो ये वाली जो टकराने के बाद की इसकी जो रेज हमको दिखाई दे रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसी को हम आगे देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज़ एन
आइडलाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो हमने एक जिसको हम रे ऑफ लाइट बोल रहे हैं वो सिर्फ एक आइडलाइजेशन, मतलब उसको सिर्फ एक माना गया है अनुमान के तौर पे इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेज। लेकिन जो एक बीम ऑफ लाइट, जैसा कि अभी हमने पीछे एक्टिविटी में देखा है, वो एक्चुअल में बहुत सारी रेज से मिलकर बनी होती है, उसमें एक रे नहीं होती है। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज़ द टर्म रे फॉर द नैरो बीम ऑफ लाइट। लेकिन जो पीछे बीम ऑफ लाइट की हमने जिसको कि हमने रे बोला है, उसको सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, अपने समझने के लिए ऐसा बताया है। अब आगे देखते हैं, ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब जो पीछे एक्टिविटी जो अभी हमने यहाँ पे 16.1 में पीछे देखी, उसमें अब हमको क्या करना है, ड्रॉ लाइंस, उसमें जहाँ पे हमने प्लेन मिरर रखा है उसमें लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, उन सभी को जो है उसकी पोजीशन के हिसाब से पेपर में जो है लाइन ड्रॉ कर देनी है विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड की हेल्प से। रिमूव द मिरर, और लाइन ड्रॉ करने के बाद मिरर को जो है रिमूव कर लेना है, हटा लेना है, और कॉम को भी हटा लेना है। ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। अब कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन, एक हमको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हो टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक। जिस जगह पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक होती है, जाके मिलती है, उस जगह से हमको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन बनानी है। दिस लाइन इज़ नोन एज द नॉर्मल, और इस लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। तो जैसे अभी हम पीछे अगर एक्टिविटी में देखें तो ये जो हमारी यहाँ पे इंसिडेंट रे जा रही है, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये टकरा रही है, इसी जगह पे हम एक 90 डिग्री का जो है एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे, जिसको इस वाली लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, और ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। तो अब आगे देखते हैं, द लाइन इज़ नोन एज द नॉर्मल। तो जो अभी हमने आपको लाइन दिखाई वो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट। दिस लाइन इज़ नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट 16.2, जैसा कि यहाँ पे 16.2 में भी दिखाया गया है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको कि हम लोग इस तरह से एंगल आई की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आर से भी डिनोट करते हैं, तो इसको अब हम लोग डायग्राम में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो हमने बनाया हुआ है इस तरह से करके, और ये जो इस तरह से करा हुआ है, ये मिरर दिखाया गया है। ये जो लाइनें यहाँ पे बनाई जाती हैं, ये एक्चुअली में ये मिरर की जो पॉलिश है, ये मिरर का सिंबल होता है। तो ये जो है हमारा ये मिरर हो गया, यहाँ पे ये जो डायग्राम में दिखाया गया ये मिरर हो गया, और इसमें ये वाली जो रे दिख रही है ये एक्चुअल में क्या है, इंसिडेंट रे है। और ये इसमें चीज़ जब मिरर से जब ये टकराती है, और टकराने के बाद जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, तो ये इसकी हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराती है वहाँ से हमको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो अब हमने जो अभी नीचे बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ये जो हम नॉर्मल बनाएंगे, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रेस के बीच का जो एंगल है, जिसको हम एंगल आई भी बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और उसी तरह से ये जो हम यहाँ पे नॉर्मल हमने बनाया, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब जो रिफ्लेक्ट होके जो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। तो नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का जो एंगल है, एंगल आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि यहाँ पे आपका दिखाया गया है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया इस वाले डायग्राम में। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप कह रहे हैं कि ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इन दोनों को हम मेज़र करेंगे। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये वाली जो एक्टिविटी है, जैसा कि फिगर 16.3 में नीचे दिखाया गया है कि बार बार हम एंगल ऑफ इंसिडेंट
इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है बार बार जो है चेंज करते जाएंगे और उसको देखेंगे कि उन दोनों में क्या रिलेशन है। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम, और इस एक्टिविटी को कई बार करके देखेंगे। चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और हर बार जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करेंगे। कभी हम 30 रख सकते हैं, कभी 35, कभी 40। तो अब उसमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें हमको क्या चेंज देखने को मिलता है, तो इसको देखने के लिए एंटर द डेटा इन टेबल 16.1। अब इसमें जो हमारी टेबल 16.1 में है उसमें हमको डेटा जो है कलेक्ट करना है। तो यहाँ जैसे आप डायग्राम में आपने देखा था, ऊपर भी हमने दिखाया, ये हमारा जो है मिरर है और ये वाली जो रे है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे जो पड़ती है उसको हम इस तरह के एरो से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जब वो वापस आती है उसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हमारा नॉर्मल है और इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल है वो एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई को हम बार बार चेंज करेंगे और देखेंगे कि हमारा एंगल ऑफ आर कितना आ रहा है, और उस अपनी जो हमने एक्टिविटी जो करेंगे उसके जो है जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसको हम इस टेबल 16.1 में बार बार नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आया। सपोज़ आपने करा, आपका 30 आता है, फिर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा वो देखेंगे। फिर अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 है या फिर 40 है, तो हर बार आप इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करते जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आता है। तो जब हम इस तरह से इसको मेज़र करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर आता है। मतलब अगर आई हमारा 30 है तो आर भी हमारा 30 होगा, अगर ये 35 है तो ये भी हमारा 35 होगा। तो इस तरह से हम इस टेबल को अपनी फिल करेंगे। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? कह रहे हैं कि क्या हमको जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में हमको कुछ रिलेशन दिखता है? आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? क्या जो है वो लगभग इक्वल होते हैं? इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ कैरिड केयरफुली, अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल सावधानी से करते हैं, इट इज़ सीन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया है। दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमारा रिफ्लेक्शन का एक लॉ है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। अब कह रहे हैं कि दूसरी एक्टिविटी अब हम लोग देखेंगे। तो अब आगे यहाँ पे देखते हैं, बुझो एक क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ़ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल? अगर हम लाइट को मतलब नॉर्मल में जो है थ्रो करें तो क्या होता है? तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 16.2। 16.2 में देखेंगे परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन। जो भी हमने पीछे एक्टिविटी 16.1 करी है उसको जो है फिर से परफॉर्म करेंगे कुछ चेंजेस के साथ। दिस टाइम यूज शीट ऑफ स्टिफ पेपर, और इस बार जो है हम हार्ड शीट जो है स्टिफ पेपर लेंगे और एक चार्ट पेपर या फिर एक चार्ट पेपर लेंगे। लेट द सीट प्रोजेक्ट ए लिटिल बियॉन्ड द एजेस ऑफ द टेबल, और जो हमारी सीट है वो टेबल से थोड़ी सी जो है बाहर की ओर होनी चाहिए। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द सीट इन द मिडिल, और जो है उस सीट को जो है प्रोजेक्टिंग पोर्शन को बीच से कट करना है। लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे, और फिर रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे कि हमें कहाँ दिखाई देती है। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। कह रहा है मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्सटेंड होती है टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन, और जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होती है उस पार्ट को हमको बेंड कर देना है। ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फॉल हो रही है। कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे? क्या आप अभी भी रिफ्लेक्टेड रे को देख सकते हैं? ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। अब जो पेपर को है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना है। कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन? क्या आप फिर से रिफ्लेक्टेड रे को फिर से देख सकते हैं? व्हाट वुड यू इन्फर? और इन सभी चीज़ों से आप क्या पता लगाते हैं? तो अब इसको देखते हैं हम, जो अभी हमने आपको
दिखाया कि ये एक्टिविटी जो 16.1 की हमने दिखाई थी उसको यहाँ पे सेम तरीके से परफॉर्म किया गया है, लेकिन इस बार जो है स्टिफ पेपर या फिर चार्ट पेपर लिया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और टेबल पे इसको यहाँ पे रखा गया है। और उसी तरह से यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप मिरर रखा है, ये कॉम्ब जो है उसको रखा गया है, और यहाँ टॉर्च से जो है इसमें लाइट डाल रहे हैं, और एक इसमें बीच में जो है स्लिट कटी हुई जिससे कि ये रेज जा रही है जो कि हमारी इंसिडेंट रे है, और ये जो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसी तरह का जैसा हमने 16.1 में देखा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें इस पेपर को यहाँ बीच से जो है यहाँ पे कट करा जाता है। तो कट करने से क्या हो जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको उसका जो क्या होता है उसको हम देखेंगे कि वो हमको जो है दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अब हमारा जो प्लेन है वो एक नहीं रह जाता है। तो उसको समझने के लिए यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ फिगर में दिखाया, नीचे देखेंगे व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, जब हम पूरी सीट को टेबल में स्प्रेड करते हैं, इट रिप्रेजेंट वन प्लेन, तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन द प्लेन। अब इस समय जब हम पूरी सीट को बिछाते हैं तो उस समय क्या होता है, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर फॉल इन दिस प्लेन, ये सभी चीज़ें एक ही प्लेन पे जो है फॉल होती हैं। व्हेन यू बेंड द पेपर, लेकिन अगर आप पेपर को बेंड कर देते हैं, यू क्रिएट ए प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन विच इज़ इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो आप क्या होता है कि ये जो हमारा प्लेन है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो है उससे जो है अलग हो जाता है। देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, और इस केस में आप रिफ्लेक्टेड रे को नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारा जो है एक सेम प्लेन नहीं रहता है। व्हाट डज इट इंडिकेट, इन बातों से हमें क्या पता चलता है? इट इंडिकेट दैट, ये इंडिकेट करता है कि दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल at the point of incident and the reflected ray are lies in the same plane, मतलब ये तीनों जो हैं ये एक ही प्लेन में होनी चाहिए। This is another law of reflection, ये रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है। जैसा कि अभी हमने पहला लॉ क्या बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमारा जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा हो गया कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज द सेम प्लेन, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा जो है लॉ हो गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं पहली एंड बूझो परफॉर्म द एबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम। अब ये पहली और जो बूझो हैं ये इस एक्टिविटी को जो है क्लासरूम के बाहर जो है वो परफॉर्म करते हैं विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ ए टॉर्च, मतलब बाहर परफॉर्म करते हैं तो टॉर्च की जगह अब वो क्या उसको सन में जो है सनलाइट का यूज़ करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि टॉर्च की जगह जो है सनलाइट का यूज़ करके आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे बूझो रिमेंबर्ड दैट इन क्लास 7th ही हैड स्टडीड सम फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। बूझो जो है इस बात को जो है रिमेंबर याद करता है कि उसने जो क्लास 7th में पढ़ा था कि जो हमारा सम फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती थी उनमें जो है क्या क्या फीचर्स होते थे। पहली आस्क्ड टू रिकॉल दोज फीचर्स, वो क्या फीचर्स होते थे, पहली जो है उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है उन सारे फीचर्स को, मतलब उसको जो रिकॉल हैं कि नहीं है, उसको याद हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, मतलब ये जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा वो हमेशा इरेक्ट मतलब सीधा होता है या फिर अपसाइड डाउन मतलब उल्टा होता है। तो अगर आप देखें कि आप जो अपना तैयार होते समय जो घर में जो मिरर यूज़ करते हैं वो आपका क्या होता है, प्लेन मिरर है। तो आपको अपना इमेज उसमें कैसे दिखाई देता है, आपका जो आप जिस तरह से खड़े हो इमेज भी उसी तरह से बन रहा है। तो इमेज हमारा कैसा हो गया, इरेक्ट हो गया। वो अपसाइड डाउन मतलब उल्टा तो नहीं बनता है, हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। वॉज इट द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, क्या ये ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट। फिर फोर्थ क्वेश्चन है
कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, क्या इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ए लिटिल मोर about the formation of an image by a plane mirror in the following ways। तो अब इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जो यहाँ पे पूछे गए हैं, तो अभी हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि इससे एकदम इरेक्ट इमेज बन रहा है और सेम साइज़ का, मतलब जो आप अपने आप को जब मिरर में देखते हो तो आपको अपना साइज़ बिल्कुल सेम दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है कि थर्ड वाला क्वेश्चन है, डिड द इमेज अपेयर एट द सेम डिस्टेंस। तो जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ये मिरर है और यहाँ पे आप खड़े हैं, मान लीजिए कि ये इस डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, तो इतनी ही सेम डिस्टेंस पे आपको अपना इमेज यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसा कि आपने क्लास 7th में भी पढ़ रखा है कि इससे आपको जो अपना इमेज है वो हमेशा सेम डिस्टेंस से, मतलब जितनी आपकी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है उतना ही जो है इमेज सेम डिस्टेंस पे बनता है। ऐसा आपने क्लास 7th में पढ़ रखा है। अब यहाँ पे जो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब जो इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है क्या उसको हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर होगा कि इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर सिर्फ रियल इमेज ही लिए जा सकते हैं, जबकि जो हमारा प्लेन मिरर के द्वारा जो हमको इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है, जिसके बारे में आप लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। इसके आगे का हमारा जो भी पोर्शन है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे, और वीडियो को देखने के बाद समझने की कोशिश करिएगा। और अगर किसी भी पॉइंट में आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।